जिस भारत देश को एक समय था कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया का ताज कैसे छीन गया। आज भारत देश में इतनी गरीबी और इतनी भयानक बेरोजगारी क्यों है, उसका इतिहास, उस इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा धोखेबाज और सबसे बड़ा कमीना और सबसे बड़ा मूर्ख कौन था, जिसकी वजह से आज पूरे भारत देश में एक इतनी बड़ी भूखमरी है और भारत देश में आज इतनी गरीबी है और भारत देश में आज इतनी बेरोजगारी है। उसका आज मैं पूरा विश्लेषण आपको मैं देना चाहता हूं, थोड़ी ध्यान से जरूर देखिएगा। आज आप इस चीज को अगर नहीं समझे, आज अगर इस समय को अगर आप नहीं समझेंगे तो आज की परिस्थितियां आपको जो दिखाई दे रही हैं वो आप समझ लीजिए कि आपको भी तकलीफ होगा। आप चाहे व्यापारी हो, आप चाहे किसान हो, चाहे आप युवा हो, आप चाहे जो भी हो, आप गरीब हो अमीर हो, तब भी आपको ये वीडियो जरूर देख करके ये बात समझनी चाहिए जो मैं कहने जा रहा हूं। इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार, आज मैं बात कर रहा हूं मीर जाफर की। मीर जाफर इतिहास का सबसे बड़ा धोखेबाज कैसे था। देखिए क्या हुआ, हमारे देश का जो एक एरिया है जिसे बंगाल कहा जाता था, उस समय बंगाल जो है बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसमें उड़ीसा भी था, बिहार भी था, झारखंड भी था और पूरा जो पश्चिम बंगाल, जिस पूरे बंगाल कहा जाता था वो भी था। और उसके साथ में जो है पूरा और भी काफी बड़ा एरिया था जो बांग्लादेश में भी है। इस तरह का बहुत बड़ा हिस्सा था ये बंगाल का। अब ये बंगाल क्या था, यहाँ पे पैसा बहुत था। भारत देश में क्या है, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, अकूत संपत्ति था। अगर मैं बात कर रहा हूं ये 1600-1700 के आसपास का, तो इस समय यहाँ पे सबसे ज्यादा लोहा का बहुत बड़ा भंडार था। इतनी सारी खनिज थी वहां पे, जिसके कारण से जो ये अंग्रेज थे, देखो क्या है ना कि गरीब को कौन लूटेगा भाई। देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी को गरीब घर में उसके यहाँ कोई चोरी करने थोड़े ना जाएगा। चोरी तो उसके यहाँ होती है जिसके पास में भयानक पैसा हो, अकूत संपत्ति हो, जिसको पता चले तो उसके यहाँ तो डाका डाला जाता है। तो ये जो अंग्रेज आए थे ये बेईमान भूखमंगे लोग थे और हमारे इस देश को इस तरह से लूटने आए थे कि इतनी बड़ी लूट किया है कि मैंने पहले वीडियो में भी 300 लाख करोड़ लूट के बारे में जो पूरा बताया था कि ये 300 लाख करोड़ लूट के ले गए थे। 45 ट्रिलियन डॉलर, कोई मजाक थोड़े इतना बड़ा लूट। और आज वही मीर जाफर की मैं आज आपको पूरी बात बता रहा हूं। ये मीर जाफर क्या है, एक सेनापति था। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला बड़ा बुद्धिमान आदमी था। ये जान गया था कि ये अंग्रेज यहाँ व्यापार करने नहीं आए हैं, ये भारत के यहाँ शासन करने आए हैं, गुलाम बनाने आए हैं। तो ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ खड़ा हो गया कि मैं आपको कड़े का टक्कर दूंगा, लड़ाई होगी, क्योंकि मैं पूरे बंगाल में अगर आप यहाँ व्यापार करोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा और आपको पूरी तरीके से जो रणनीति है हमारे यहाँ की नवाब की, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अंग्रेज चाहते थे कि ये सिराजुद्दौला को किसी भी हाल में हराना है और हमको बंगाल में अपना कब्जा जमाना है। तो ये जो वहां का उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, जो अंग्रेज एक रॉबर्ट क्लाइव है, ये बहुत धोखेबाज और बहुत ज्यादा दुष्ट और बहुत लालची आदमी था। इसने क्या किया कि भाई उस समय जो सिराजुद्दौला था ना, उसके पास सेना बहुत थी, मतलब ऐसा समझ लीजिए हजारों की सेना में थी उस समय। वैसे इतिहास तो बताते हैं कि 50,000 इनके पास में सेना था। और जो ये अंग्रेज था, ये अंग्रेजों के पास में उतनी सेना नहीं था इनसे लड़ाई लड़ सके। तो ये क्या किए कि ये बेईमान चालाकी करने लगे, चालाकी करने लगे। ये अपने 2-3 आदमी भेजे और वहां पता लगाओ कि ऐसा कोई आदमी है क्या जिसको अगर हम अपने बस में कर लें तो हम उस युद्ध को बिना युद्ध किए ही जीत जाए। तो वहां पे जब जा करके इनके गुप्तचर लोग जो थे वो रिपोर्ट करने वाले, वहां जा करके जब पता किए तो एक आदमी वहां पे था जो सबसे बड़ा, जिसकी बाद में बात कर रहा हूं, मीर जाफर, इतना गद्दार था। वो उस फिराक में था जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति था। वो उस फिराक में था कि कैसे भी करके मैं बंगाल का नवाब बन जाऊं, एक बार मुझे चांस मिल जाए। इतना चालाक, इतना कपटी, इतना धोखेबाज था कि बस वो फिराक में था कि कैसे भी करके मुझे ये नवाब बनने का अवसर मिल जाए। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने उसको लालच दे दिया कि हम तुमको बिल्कुल 100% नवाब बना देंगे, गारंटी से नवाब बना देंगे। हमारी कंपनी का बड़ा ताकत है, वर्चस्व है और पूरी तरीके से उस समय ये कब्जा करने तो आई थे। काफी समय से ये कंपनी यहाँ पे राज तो करी रही थी। 1757 की बात है, 1608 में ये कंपनी आ चुकी थी। तो अब आप ये समझ लीजिए
हुआ क्या कि ये जो मीर जाफर था ये अंग्रेजों के साथ में मिल गया, और ये कम सेना लेकर के भी अंग्रेज जो है, ये मीर जाफर तो सेनापति था, तो भाई जब सेनापति मुखिया है तो जो सेना है जैसा करेंगे वैसा करना पड़ेगा, जब मुखिया जैसा बोल रहे हैं। तो ये सेनापति ने क्या किया कि अपने सैनिकों के साथ में मिल करके सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, और धोखा दे करके उसको मरवा दिया और बन गया खुद का नवाब। और जब नवाब बन गया तो बनते हैं कि नवाब बनने के बाद में, नवाब बनने के लिए 3 करोड़, इतिहास कहते हैं कि 3 करोड़ उस समय ब्रिटिश कंपनी ने लिया था। उस समय 3 करोड़, आज भी वैसे अगर कहूं तो 3 करोड़ बहुत होता है, कम नहीं होता। उस समय 3 करोड़ तो ये लूट के ले गए थे, उस समय की बात है। मैं अगर कहूं 3 करोड़ को उस समय में अगर कंपेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 लाख करोड़ के ऊपर की संपत्ति होगी, और बंगाल के पास में भयानक संपत्ति भी था। फिर क्या हुआ, उसी में से ये जो रॉबर्ट क्लाइव था 20 लाख तो खुद निजी ले लिया था कंपनी के अलावा, तो इतनी बड़ी संपत्ति खुद इसने हड़प लिया था। इसके बाद में क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे 1757, जिसको पलासी का युद्ध के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, और वहीं से शुरुआत हुआ पूरा अंग्रेजों का लूट का सारा कहानी, जो पूरी तरह से लूटा, और पूरी भारत देश का जो सोने का चिड़िया जिसे कहा जाता था उसका ताज वहीं से छीनना शुरू हो गया था। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जब ये मीर जाफर धोखेबाज, बेईमान, दुष्ट तो था ही, फिर ये अंग्रेज लोग उसके यहाँ से खूब लूटने लगे। उसके यहाँ जितने अंग्रेज, जिसके जो भी लोग थे, हर समय उसको लूटने के प्रयास करते थे, और लूट करके इतना ज्यादा ये फिर मीर जाफर भी परेशान हो गया। तो मीर जाफर कहने लगा कि भाई मैं इतना नहीं दूंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, अब आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, या जो बात ये बात करने लगा। तो अंग्रेज लोग भड़क गए भाई कि हमने तुमको अच्छा नवाब बनाया और तुम ही हमको आंख दिखाओगे, इसको तुरंत छुट्टी करना चाहिए करके मीर जाफर को, बेईमान को मार दिया गया। अब जब देश का गद्दार था ये मीर जाफर, तो कौन उसका साथ देने आता। उसके बाद में एक मीर कासिम नवाब बना। जो मीर कासिम था ये आदमी बहुत अच्छा था, ये आदमी बन तो गया, इसको समझ में आया कि यार ये अंग्रेज जब नवाब बना तो ताकत आ गया उसके पास में, क्योंकि पद में आ गया, रुतबा आ गया। इसने सोचा कि ये अंग्रेजों को, तो ये बेईमान तो पूरा भारत देश को लूट डालेंगे। तो उसने क्या किया, सीधा अंग्रेजों को बोला कि भाई देखो, हमने बंगाल पे आपको कुछ समय के लिए दिया था, आपने व्यापार कर लिया, ठीक बात है, अब आगे अगर आपको व्यापार करना है तो आप जो व्यापार करेंगे उसमें आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। इन लोगों का, अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, हमने आपको नवाब बनाया इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या हुआ कि मीर कासिम ने कहा कि भाई देखो, फिर अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी एसेट से, मैं अपने पैसे से व्यापार अपने खुद का चलाऊंगा, और जो मेरा भारतीय व्यापारी है, जो यहाँ के व्यापारी है, उनसे भी मैं टैक्स नहीं लूंगा। तो अंग्रेज उसमें भी भड़क गए कि भाई आप अपने व्यापारियों से टैक्स नहीं लोगे तो फिर जो ये जो इंडियन व्यापार है ये तो हमसे ज्यादा कंपटीशन में आ जाएंगे, तो फिर आपको उससे टैक्स लेना ही पड़ेगा। तो मीर कासिम का दिमाग खराब होता रहा कि अब अंग्रेजों से लड़ाई करने की जरूरत है। फिर वो उसने क्या किया कि अब अकेले तो मैं लड़ नहीं सकता हूँ, तो उसने क्या किया, अवध के जो नवाब था जिसको सुजाउद्दौला कहते थे, और साथ में उसी समय जो सेकंड नवाब था दिल्ली का, जो औरंगजेब के पूरे उससे चले आ रहे थे, जिसको शाह आलम कहा गया द्वितीय, तो इनके साथ में मिल करके एक युद्ध हुआ जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है, जो 1764 में लड़ा गया था। वहां पे भी इन कुछ लोगों ने इनके साथ में भी गद्दारी किया, और मीर कासिम को आगे वाले कुछ दिनों बाद मार दिया जाता है। बक्सर के युद्ध में हार होती है सबकी, और उसके बाद वहीं से शुरू होता है। देखो, बंगाल का ये पूरा हिस्सा अंग्रेजों के तो थे ही, और जब अवध का नवाब भी हार गया और साथ में जो है शाह आलम भी हार गए दिल्ली की सल्तनत, तो ये पूरी फिर जो है इस तरह से अंग्रेजों का गुलामी वहां से शुरू होती है, और वहां से जो लूट शुरू होती है, तो इतनी बड़ी लूट हुई। ये जो यूके, आज का जो यूके है, लंदन है, जहाँ पे ये समझ लीजिए ये ब्रिटिश कंपनी ने इतना लूटा कि पूरे देश की संपत्ति वहां चली गई। और आज यूके का जो पाउंड है वो आपको पता है आपसे कितना आगे है। आप जब 95 रुपया आप देंगे ना तो वो 1 पाउंड देंगे, इतना आगे है आज यूके, इतना देश वो आगे। और आप कहाँ खड़े हो पता है आपको, आप देख रहे हो अपने यहाँ की बेरोजगारी का आलम, आप देख रहे हो कि कितने यहाँ गरीबी है। और आज अब मैं बात करता हूँ वर्तमान की। ये तो मीर जाफर इतिहास हो गया, सबसे बड़ा गद्दार, और आज उन्हीं की औलाद इस देश में बहुत सारे आ गए, मीर जाफर के, और उसी के जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले बहुत सारे लोग आ गए, जिनकी वजह से भारत देश की परिस्थितियां पूरी बिगड़ती चली गई थी। और साथ साथ में आज से अगर मैं अब कंपेयर करूं
तो एक कंपनी उस समय इतना लूट के ले गई थी। और आज इसी भारत में, आज भी अगर भारत संभल जाता ना, आज भी अगर कुछ सालों तक अगर हमने अगर सावधानी रखा और काम किया, तो हम भारत को एक नई ताकत बना सकते हैं। आज चाइना कितना आगे, अमेरिका कितना आगे, यूके कितना आगे, यूरोप कितना आगे, हम कितने पीछे हैं। सोचो तो भाई, क्यों इतने बेवकूफ बने हो, इतने पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं दिखाई देता अमेरिका की इकोनॉमी कितनी है, चाइना की इकोनॉमी कितनी है, यूके की इकोनॉमी कितनी है, यूरोप की इकोनॉमी कितनी है, आपकी इकोनॉमी कहां पे खड़ी है, आपके यहाँ कितनी गरीबी, क्यों नहीं दिखाई देता? इसका कारण क्यों समझ में नहीं आता? जब मैं इसके ऊपर पूरा रिसर्च करने लगा, पूरा समझने लगा, तो पूरे मुझे इतिहास को झांकना पड़ा। इतिहास से जब आज वर्तमान को भी देख रहा हूं, तो वर्तमान में हर एक सेक्टर में, आज ई कॉमर्स सेक्टर देख लीजिए, पूरी लूट से भरा है। मोबाइल टेक्नोलॉजी देख लीजिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देख लीजिए, यहां तक कि एफएमसीजी में भी जो हमारी छोटी छोटी जरूरत है, आटा तक की तो लूट होने लगे। कोलगेट में देख लो, क्रीम में देख लीजिए आप, हर एक ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां पे आज भयानक लूट ना मची हो। और आप पानी बेचने वाली कोका कोला, पेप्सी, आप देख लीजिए कितनी कंपनियों का लिस्ट मैं आपको गिना दूं। जिस लिस्ट को आप देखें, जिस जगह को उठा के देखें, आप चाहे जूता पहनिए, चाहे आप कपड़ा पहनिए, चाहे आप मोबाइल चलाइए, चाहे आप सिम चलाइए, वोडाफोन, ये भी तो विदेशी कंपनी है ना। आप देख लो, मैं हैरान हो गया कि ये विदेशी कंपनी यहाँ के जितने ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, जबंग को खरीद लिया, मिंत्रा को खरीद लिया, अभी मैंने सुना कि हॉटस्टार को भी खरीद लिया। हॉटस्टार मनोरंजन सेक्टर में अपने आप में बहुत आगे थे। और हैरान मैं तब हो गया जब एक न्यूज आ रही है कि भारत देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो का भी कुछ शेयर फेसबुक खरीदने वाला है। ये आज तक की न्यूज चैनल्स में मैंने इसका रिपोर्ट देखा, मेरा तो होश पैतरा उड़ गए कि अब बचा क्या। भारत देश का सारा इंडस्ट्री में तो सबसे बड़े प्लेयर के रूप में यही है, और उसके बाद में आज बचे ही कुछ नहीं। तो कंगाली इस देश की कैसे आएगी, कब बनेगी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी? आज हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है। चाइना की इकोनॉमी आप देख लीजिए 14 ट्रिलियन, अमेरिका 20 ट्रिलियन का, पूरा सारा व्यापार उनके हाथ में है। क्या फास्ट फूड के चैन देख लीजिए, बहुत अलग अलग वीडियोस में मैंने बताने की, आप सबको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों नहीं जागते, क्यों नहीं समझते, क्यों इस बात की आज चर्चा होनी चाहिए? भाई समझो इस बात को। आज हमने संकल्प लिया है कि आपके साथ में मिलकर के उस समय 7 लाख क्रांतिकारी, क्या भगत सिंह, क्या उधम सिंह, क्या सुभाष चंद्र बोस, क्या खुदीराम बोस, इतने सारे क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, फांसी तक को लगा लिए भगत सिंह ने। इतने क्रांतिकारी मिलकर के, 7 लाख क्रांतिकारी मिलकर के इस देश को आजाद किए थे। उसी भारत देश में आज की परिस्थिति आप देख लीजिए कि कहां पे खड़ी हुई है। तो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, इतना अगर सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर थोड़ी देशभक्ति नहीं जाग रही है, इतना समझने के बाद अगर आप भी इस बात को नहीं समझ रहे हो, तो आप अपने आप को समझ लो कि आपके अंदर ना भगत सिंह का, ना रानी लक्ष्मीबाई का, ना महात्मा गांधी का, ना जो है सुभाष चंद्र बोस का, ना चंद्रशेखर आजाद का, ना खुदीराम बोस, ना मंगल पांडे, ना वीर सावरकर, इनका कोई ब्लड आपके अंदर में नहीं बह रहा है। आपके अंदर फिर ये मीर जाफर जैसे जो देश के गद्दार, अंग्रेजों के तलवा चाटने वाले जो गद्दार लोग थे, उनका खून आपके नसों में बह रहा है। अगर आज भी आप अगर नहीं जागते हो, तो क्या आज हम मिलकर के कंपटीशंस नहीं दे सकते? क्या आज टिकटॉक देख लो, मोबाइल, हर एक जगह पे इनका है। हमको आज कुछ तो जागना पड़ेगा ना, आज कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? मैं अकेले तो कुछ भी कर नहीं पाऊंगा ना आप सबके साथ में। उस समय भी सुभाष चंद्र बोस को एक पूरी आर्मी खड़ा करना पड़ा था। आज मैं चाहता हूं कि आज हम समृद्ध परिवार के, एक परोपकार समृद्ध परिवार बना करके हम 7 करोड़ क्रांतिकारी अगर खड़ा हो, उस समय 7 लाख हुए थे, हम आज अगर 7 करोड़ अगर मिल जाएंगे, तो 7 करोड़ से एक के साथ में अगर 10 लोग परिवार जुड़े ही रहते हैं, तो वो 70 करोड़ हो जाएंगे। और 70 करोड़ का मतलब आधी आबादी हो गई। और आधी आबादी ने भी अगर हमारे इस अभियान से जुड़ गए, तो हमें समझ लीजिए कि भारत को एक बार बचा सकते हैं, यहाँ की गरीबी को खत्म कर सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट बेरोजगारी को तो खत्म कर सकते हैं। और जो 7 करोड़ बनेंगे लोग, हमारे परिवार जो सदस्य होंगे, यही 7 करोड़ परिवार पूरे करोड़पति होंगे। और करोड़पति कैसे बनाएंगे, उसकी बहुत अलग अलग फार्मूला है, स्ट्रेटेजी, प्लान है। अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप हमारे अभियान से जुड़ने के लिए हमारे इन नंबरों में फोन करिए। और ये देखने के बाद भी अगर आप 10 लोगों को इस विचार को नहीं अगर बताते हो, तब भी मैं समझ जाऊंगा कि आपके अंदर देशद्रोह का जो लोग थे, उनका खून बह रहा है। और आपके अंदर अगर राष्ट्रभक्त लोग थे, मंगल पांडे के परिवार का, अगर सुभाष चंद्र बोस के परिवार का,
रानी लक्ष्मीबाई के परिवार का अगर थोड़ा भी ब्लड आपके रसों में अगर बह रहा होगा तो आप यहीं पे रुकेंगे नहीं, आप संकल्प जरूर ले लोगे और अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाओगे। और कोशिश तो कर सकते हैं ना, कुछ तो हो सकता है। मैं मानता हूं कि आज इतनी भयानक गुलामी आ चुकी है कि हम क्या सोशल मीडिया में व्हाट्सएप से बाहर आ सकते हैं, टिकटॉक से बाहर आ सकते हैं, जिस यूट्यूब से मैं ये वीडियो सुना रहा हूं उससे बाहर आ सकते हैं। इतना आसान काम नहीं है हमको, लेकिन एक यूनिटी बनाना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि हम जो है स्वदेशी समृद्धि अभियान के आप हमारे सदस्य बनिए और हम सदस्य बन करके अलग अलग बनाएंगे ना, हम पूरे काम करेंगे। आप भी आइए, आप यदि आम कस्टमर है तब भी आपकी जरूरत है, आप व्यापारी हैं तब भी आपकी जरूरत है, आप यदि पैसे वाले हैं तब भी आपकी जरूरत है, आप यदि गरीब हो तो आपको उठाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप जो भी हो, जैसे भी हो, आइए हमारे साथ में मिल करके इस राष्ट्र को सुधारते हैं, इस राष्ट्र को बदलते हैं। कैसे भी करके हमको एक बार इस क्रांति की शुरुआत करनी ही पड़ेगी अगर अपने आप को बदलना है। आप यदि अपने आप को चाहते हो कि इस राष्ट्र के लिए कुछ तो होनी चाहिए, आपको खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं आज होगे तो आप ये समझ लो कि आपकी पीढ़ी गुलाम, अभी भी हम गुलाम हैं। आज भी सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, क्या चीज की मैं बात करूं जहां पे आज हम गुलाम नहीं हैं, जहां से हम बाहर आ सके, जहां पे हम इनको टक्कर दे सके। लक्स लाइफ बाय फेयर एंड लवली, इनको टक्कर देना आसान काम है क्या? इतनी भयानक है ये चीजें कि जिससे बहुत मुश्किल काम है। हम इस दिशा में बहुत अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। स्वदेशी समृद्धि, पूरी देश की सारी कंपनी को एक होना पड़ेगा, देश के छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर सबको एक होना पड़ेगा। हम अलग अलग तरीके से इसको काम करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सब आइए। आप चाहे तो हमारे नंबरों में फोन करके बात कीजिए और नहीं तो आप जो है हर संडे को मिल सकते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ असंग आश्रम सोनपैरी में मैं मिलूंगा। आइए, मिलिए, जुड़ते हैं, मिल करके इस राष्ट्र के सेवा करते हैं। देश हित सर्वप्रथम। देखिए, स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। भगत सिंह की मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक परिवार के लिए जो है उसने कभी भी रुका नहीं, पूरा देश को परिवार माना। और अगर आप एक परिवार में फंसे हुए हो, आप कभी भी इस देश के लिए अगर नहीं समझते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी ये नादानी है। आपको जागना पड़ेगा। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आप नहीं जागोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं कुछ भी नहीं आपको बता सकता। आप खुद समझ सकते हो कि आप कहां से आ रहे हो, किस जगह से आप बिलोंग कर रहे हो। आपको जागना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका इंतजार करता हूं कि आइए हम इस राष्ट्र के निर्माण में एक कदम जरूर बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।